हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गौतम कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। दोस्तों, ऑलरेडी हमने क्लास 10th के लिए ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी और हिस्ट्री के भी चैप्टर 1 हमने डाल दिया है। इकोनॉमिक्स का भी हमने चैप्टर 2 डाल दिया है। ओके, चैप्टर 1 भी डाल दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो कृपया वो जाके देख लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर्स के बारे में हो सके। और पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है दोस्तों मैंने एनसीईआरटी का उसमें आपको दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं चैप्टर 2 कर रहे थे हम हिस्ट्री का, है ना। हमने स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी, मैंने इसके 3 to 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, वो शुरुआती पार्ट्स हैं, वो आप देख लीजिए क्योंकि उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर के बारे में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे हमने पहले रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स थे उस टाइम के वो हमने देख लिए थे, है ना। हाइजीन वगैरह, डिसीजेस वगैरह किस तरीके से वहाँ पे वो जो प्लेग फैला था उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन ये टॉपिक है आज का हमारा, ये हम देखने वाले हैं, है ना। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं हम इसमें आगे अब। French colonialism was resisted at many levels and in various forms, but all nationalists had to grapple with one set of questions: what was it to be modern? What was it to be nationalist? In order to be modern, was it necessary to regard tradition as backward and reject all earlier ideas and social practices? Was it necessary to consider the West as a symbol of development and civilization and try and copy the West? ये बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनलिज्म रेजिस्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। अब वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की बात उठती है। ठीक है, जब वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की बात उठती है तो लोगों के मन में बहुत ही एक तरीके से सवाल गूंजने लगते हैं। क्या सवाल उनके मन में खड़े होने लगते हैं दोस्तों? ये होते हैं कि भाई मॉडर्न होना क्या होता है। अगर हम मॉडर्न होते हैं, अगर हम आधुनिक होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे आधुनिक होते हैं, है ना। आधुनिक लोग कौन होते हैं, हम कैसे आधुनिक हो सकते हैं, ये होता। फिर नेशनलिस्ट, भाई नेशनलिस्ट क्या होते हैं, है ना। जो राष्ट्रवादी होते हैं वो क्या है? ठीक है, राष्ट्रवादी किनको कहते हैं हम? ठीक है, ये उनके मन में सवाल था। एंड इन ऑर्डर टू बी मॉडर्न, वॉज इट नेसेसरी टू रिगार्ड ट्रेडिशन एज बैकवर्ड? ये बोल रहा है कि या क्या हमको ये रिगार्ड करना ज़रूरी है, ये मानना ज़रूरी है कि हम बैकवर्ड हैं। ठीक है, बैकवर्ड यानी कि जो पुराने आइडियाज़ हैं, ठीक है, और उनके जो क्या बोल सकते हैं अपन, पुराने ट्रेडिशंस जो आज तक चले हुए आ रही हैं, जो परंपराएं हमारी पुरानी चली हुई आ रही है, क्या ये ज़रूरी है कि हम उनको छोड़ दें? और जो सोशल प्रैक्टिसेस, जो सामाजिक चीज़ें, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, क्या वो हम छोड़ दें? ये इनके मन में सवाल आ रहा था कि अगर हमको मॉडर्न होना है तो क्या हम ये सब चीज़ें छोड़ दें। एंड वॉज इट नेसेसरी टू कंसीडर द वेस्ट, क्या हम पश्चिमी सभ्यता जो है उसको अपना लें? ठीक है, क्या पश्चिम जो है, वेस्ट जो है, वेस्ट ही डेवलपमेंट है क्या सिंबल का, मतलब सिंबल है डेवलपमेंट का, है ना। या वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो ही डेवलप्ड है क्या, है ना। क्यों हमको कॉपी करना चाहिए वेस्ट को, यानी कि पश्चिमी देशों का हमको क्यों कॉपी करना चाहिए अगर हमको मॉडर्न होना है तो? ये सब चीज़ें जो है दोस्तों, ये सब जो सवाल है, ये वहाँ के लोगों के मन में जो है वो उठ रहे थे। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है? डिफरेंट आंसर्स वर ऑफर्ड टू सच क्वेश्चंस. Some intellectuals felt that Vietnamese traditions had to be strengthened to resist the domination of the West, while others felt that Vietnam had to learn from the West even while opposing foreign domination. These differing visions lead to complex debates which could not be easily resolved. Okay. ओके, तो यहाँ क्या हो रहा था दोस्तों, यहाँ कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स थे वियतनाम के, वो क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि जो वियतनामीज ट्रेडिशन है, यानी कि वियतनाम की जो परंपराएं हैं, वियतनाम की जो चीज़ें प्रचलन में हैं, प्रथाएं जो है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत की जानी चाहिए। यानी इसको दूर दूर तक जो वियतनाम में लोग हैं उन पूरे लोगों तक फैलानी चाहिए, उसको हमको मजबूत करना चाहिए। क्या करने के लिए? ये जो वेस्ट का डोमिनेशन है, यानी कि जो फ्रांस है, अब फ्रांसी वहाँ
वहाँ पे क्या था, डोमिनेट कर रहा था उनको। तो इनका जो डोमिनेशन है पश्चिमी देशों का, इनको हमको क्या करना है, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कई फ्रांस है, मेनली तो फ्रांस ही था, तो इनका डोमिनेशन हमको क्या करने के लिए, इनको रेसिस्ट करने के लिए वियतनामी ट्रेडिशंस जो है उनको मजबूत करना होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो दूसरे जो इंटेलेक्चुअल्स थे वियतनाम के, वो क्या बोल रहे थे कि वियतनाम को वेस्ट यानी कि पश्चिमी देशों से सीखना भी चाहिए। ठीक है, सीखना ही चाहिए। ठीक है, सीखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि उनका विरोध मत करिए, आप उनका विरोध बकायदा करिए। ठीक है, फॉरेन डोमिनेशन का आप बिल्कुल अपोज करो, बट क्या है, उनसे कुछ सीखिए भी, यानी कि जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो हम उनसे सीखें भी। ओके, तो ये जो डिफरिंग विजन्स थे दोस्तों, ये दोनों में इनके बीच में कॉम्प्लेक्स डिबेट्स होने लगी। और ये जो डिबेट्स हैं, अब ये डिबेट्स हैं, अब मतभेद हैं, अब उनके बीच जो मतभेद थे ना, ये इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं हुए। ठीक है, फिर देखते हैं, इन द लेट 19th century, resistance to French domination was very often led by Confucian scholar activists who saw their world crumbling. ओके, अब कन्फ्यूशियन मैंने आपको बताया था, कन्फ्यूशियाज्म है ना, एक रिलीजन को मानते थे, है ना। तो क्या बोल रहा है ये, इन द लेट 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी की अगर अपन बात करते हैं तो क्या होता है, रेसिस्टेंट टू फ्रेंच डोमिनेशन। ओके, तो जो फ्रेंच डोमिनेशन के लिए जो वहाँ विरोध हो रहा था, वो किसके द्वारा लेड किया जाता है दोस्तों, कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट। ठीक है, कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट जो होते हैं वहाँ के, उनके द्वारा ये लेड किया जाता है, लीड किया जाता है, जो अपना ये रेजिस्टेंस हो रहा था फ्रेंच डोमिनेशन के खिलाफ। ओके, चलिए। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड आ रहा है, क्रम्बलिंग। ओके, तो ये क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटना, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। ठीक है, तो कन्फ्यूशियन स्कॉलर एक्टिविस्ट जो थे वो ये देख रहे थे कि वो उनका जो वर्ल्ड है ना, यानी कि उनका एक जो अपना पूरा बना हुआ है सिस्टम, वो सिस्टम क्या हो रहा है, सिस्टम धीरे धीरे टूट रहा है। ठीक है, एंड एजुकेटेड इन द कन्फ्यूशियस ट्रेडिशन, फान बोई छाऊ 1867 से 1940 के बीच में ये थे, was one such nationalist and he became a major figure in the anti-colonial resistance from the time he formed the Revolutionary Society. ओके, फिर क्या किया इन्होंने, जब इन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी इन्होंने क्या की थी, फॉर्म की थी, है ना, डुई टैन हाउ के इसमें इन 1903। ठीक है, विथ प्रिंस ग्वांग डी एस द हेड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनको कब से जाना जाने लगा, इन्होंने क्या किया, रेजिस्टेंस करते करते, यानी कि विरोध करते करते, इन्होंने जो एंटी कॉलोनियल विरोध था, एंटी कॉलोनियल विरोध करते करते रेजिस्टेंस में ये क्या किया दोस्तों, इन्होंने रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की। और रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी जो थी, इसको वियतनाम में क्या, ड्यू टान होई बोल रहे थे ये। ठीक है, कब की, 1903 में की। इसके जो हेड थे वो कौन थे, प्रिंस गोंग डी। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे देखते हैं, तो फान बोई छाऊ मेट द चाइनीज रिफॉर्मर लियांग क्विचो, 1873 से 1927 के बीच में थे ये, है ना, लियांग क्विचो। ओके, इन द यकोहामा इन 1905। तो फान बोई चू जो है ये क्या है, चाइनीज रिफॉर्मर से मिलते हैं, जिनका नाम क्या है, चाइनीज रिफॉर्मर है वो। ठीक है, जिन्होंने चाइना के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए थे। ठीक है, लियांग क्विचाओ 1873 से 1929 के बीच में रहते, कहाँ पे मिले थे ये, यकोहामा में मिले थे, योकोहामा है ना, एक जगह है वियतनाम के अंदर। एंड 1905 में, ठीक है, 1905 में ये मिले थे। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, है ना, ये योकोहामा जो है ये जापान के अंदर है ना, वियतनाम के अंदर नहीं है। कहाँ पे है ये, जापान के अंदर है। ठीक है, फिर फान्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। ओके, तो वियतनाम के लॉस की जो हिस्ट्री है, इसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी। ठीक है, किसने, फान बोई चू ने। ठीक है, वॉज रिटन अंडर द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड एडवाइस ऑफ क्विचाओ।
ठीक है। तो क्वेचाओ के एडवाइस में ही इन्होंने ये बुक लिखी थी, एंड इट बिकेम अ वाइडली रीडर बेस्ट सेलर इन वियतनाम एंड चाइना, एंड वॉज इवन मेड इनटू अ प्ले। ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ही इनकी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, कहाँ, वियतनाम के अंदर और चाइना के अंदर। ठीक है। एंड द बुक फोकसेस ऑन टू कनेक्टेड थीम्स, द लॉस ऑफ सोवरेनिटी एंड द सीवरिंग ऑफ टाइज विथ चाइना, ties that bound the allies of two countries within a shared culture। ओके। तो एक बात तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखी कि जो किस तरीके से इनकी जो सोवरेनिटी है वियतनाम की वो किस तरीके से लॉस हुई। ठीक है। और एक तरफ इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये देखा कि भाई चाइना के साथ जो इन्होंने टाई अप किया था, चाइना के साथ जो इनका समझौता था, है ना, जो टाई अप था इनके साथ चाइना के साथ, उनके किसको, अलाइट्स को। ठीक है। जो एलाइट्स थे वहां पे, एलाइट्स को एक साथ लेके आने का, दोनों कंट्रीज को, दोनों कंट्रीज के एलाइट्स जो थे, यानी कि जो उत्कृष्ट वर्ग के लोग होते हैं, समाज के पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, उनको साथ में लेके आने में, क्यों, क्योंकि उनका जो कल्चर था वो शेयर करते थे वो। ठीक है। लगभग थोड़ा थोड़ा सेम ही था उनका कल्चर। ठीक है। एंड it is the it is this double loss that Fan laments, a lament that was typical of reformer from within a traditional elite। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बताया, यहाँ पे ये फान की जो मृत्यु हो जाती है उसके लेमेंट्स के बारे में बताया हुआ है ना। इसका मतलब क्या होता है, विलाप। तो ये था, क्या था दोस्तों, ये डबल लॉस था, है ना। क्या डबल लॉस, एक तो ये रिफॉर्मर्स का, ठीक है, ओके, और ट्रेडिशनल लाइफ के, ट्रेडिशनल एलाइट के लिए, ओके, विद इन ए ट्रेडिशनल एलाइट, और जो फान थे उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें दोस्तों, तो आगे का क्या बोल रहा है, आगे वो ये बोलता है कि अदर नेशनलिस्ट स्ट्रांगली डिफर्ड विद फान बोई छाऊ। ओके। तो दूसरे नेशनलिस्ट लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा डिफर करते थे, किससे, फान बोई छू से। ठीक है। वन सच वॉज फान चू थ्रिंच। ओके। क्या बात बोल रहा है ये, वन सच वॉज फान छू त्रिंग, जो कि 1871 से 1926 के बीच में हुए। ही वॉज इंटेंसिवली हॉस्टाइल टू द मोनार्की एंड अपोज्ड टू आइडिया ऑफ रेजिस्टिंग द फ्रेंच विद द हेल्प ऑफ द कोर्ट। ओके। तो ऐसे ही क्या हुए दोस्तों, एक आदमी हुए जिनका नाम क्या है, फान छू थ्रिंच। ओके। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विरोध किया, किसका, मोनार्की का। ठीक है। और ये आइडिया ऑफ रेजिस्टिंग के विरोध थे। कौन सा आइडिया ऑफ रेजिस्टिंग, ये जो कि लोग बोल रहे थे कि कोर्ट के हिसाब से हमको यहाँ पे फ्रेंच जो लोग हैं उनको रेजिस्ट करना चाहिए, तो उसके खिलाफ ये बिल्कुल थे कि हम कोर्ट के थ्रू नहीं करेंगे, हम मोनार्की के खिलाफ हैं और हम इसके लिए लड़ेंगे। ओके। एंड हिज डिजायर्ड वॉज टू स्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इनका डिजायर क्या था, इनका डिजायर था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना, किसको, फ्रांस को। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होती है आपको पता है ना। ओके। डेमोक्रेसी भी वहाँ होती है और वो रिपब्लिक होता है। रिपब्लिक का मतलब वहाँ का जो हेड है वो चुना हो जाता है। ठीक है। और चुना किसके लिए जाएगा, चुना किसके किसके द्वारा जाएगा, जनता के द्वारा। ठीक है। तो ये बनाना चाहते थे। एंड profoundly influenced by the democratic ideas of the west। ओके। तो वही पश्चिमी देशों के जो डेमोक्रेटिक आइडियाज से वहाँ वहाँ से ये प्रेरित हुए। And he did not want a wholesale rejection of western civilization। ओके। तो उन्होंने वो क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे कि होलसेल रिजेक्शन हो। होलसेल का मतलब क्या है, होलसेल का मतलब पूरी तरीके से जो है दोस्तों वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अंत वो नहीं चाहते थे। ठीक है। ही एक्सेप्टेड अ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी आइडियल ऑफ लिबर्टी, बट चार्ज्ड द फ्रेंच फॉर नॉट अबाइडिंग बाय द आइडियल्स। ओके। तो वो एक्सेप्ट करते थे फ्रांस फ्रांस के जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे लिबर्टी के। ठीक है। ये उसको क्या करते थे, इसको मानते थे। ठीक है।
ओके, बट वो फ्रेंच लोगों का विरोध क्यों कर रहे थे? फ्रेंच लोगों का विरोध इसलिए कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि वो जो आइडियल्स थे जो, ओके, जो फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी के टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था उस टाइम पे जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो आइडियल्स जो थे उनके, उनकी राह पे वो नहीं चल रहे थे वियतनाम के अंदर, है ना। तो इस वजह से वो क्या थे, इसके खिलाफ थे। ठीक है, एंड ही डिमांडेड, बट वो क्या थे दोस्तों, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे आइडियल्स उनके तो समर्थक थे, लेकिन ये जो फ्रेंच जो यहाँ वियतनाम के अंदर कर रहे हैं, जो कि आइडियल्स को मान नहीं रहे हैं, उसके लिए वो उसके अपोज में थे। एंड ही डिमांडेड दैट फ्रेंच सेटअप लीगल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ओके, और उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने ये डिमांड किया कि जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रेंच लोग जो हैं, जो यहाँ कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, वो क्या करें, लीगल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाएं। लीगल एजुकेशन, है ना, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई अगर उन्होंने बना दिया तो बस उनका राज चल रहा है, वो जैसा कर रहे हैं वैसा हो रहा है, वो जो कह रहे हैं वो पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो लीगल हो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की उन्होंने बात की। एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बात की कि एग्रीकल्चर का विकास होना चाहिए और इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगनी चाहिए। ये सब उन्होंने क्या किया दोस्तों, डिमांड की। ओके, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ रिपब्लिक का मतलब भी लिखा हुआ है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन पॉपुलर कंसेंट एंड पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन। वही है ना, पीपल्स का रिप्रेजेंटेशन हो, पीपल्स के कंसेंट से वहाँ पे गवर्नमेंट बने। ओके, एंड इट इज बेस्ड ऑन द पावर ऑफ द पीपल एज अपोज्ड टू मोनार्की। ओके, तो यही क्या है, ये पीपल हो, मतलब ये लोगों की पावर होती है अपोज करने की। जैसे मान लो उनको कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही, उसके द्वारा विरोध प्रकट करना है अगर आम जनता को, तो वो क्या करेगी, अगली बार उसको वोट नहीं देगी, है ना। यही तो करती है जनता, जैसे हमारे इंडिया में भी यही होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम इसके आगे देखते हैं। फिर बताया है अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न जापान एंड चाइना। ओके, तो ये इसके बारे में, तो देखिए क्या बोल रहा है, अर्ली वियतनामीज नेशनलिस्ट हैड टू अ क्लोज रिलेशनशिप विद जापान एंड चाइना। ओके, एंड दे प्रोवाइडेड मॉडल्स फॉर दोज लुकिंग टू चेंज, अ रिफ्यूजी फॉर दोज हु वर एस्केपिंग फ्रेंच पुलिस, and a location where a wider Asian network of revolutionaries could be established. ओके, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि वियतनामीज नेशनलिस्ट जो थे, है ना, जो पुराने थे अपने वियतनामीज नेशनलिस्ट जो थे, ये क्लोज रिलेशनशिप में थे, किसके साथ, जापान और चाइना के साथ। ये वो वाली रिलेशनशिप नहीं है, ये संपर्क वाली रिलेशनशिप है। ठीक है, संबंधों वाली है। तो जापान और चाइना के संपर्क में ये रहते थे और वहाँ पे क्या थे दोस्तों, इनकी रिलेशनशिप थी। ठीक है, एंड दे प्रोवाइडेड मॉडल्स, वो क्या करते थे दोस्तों, मॉडल्स प्रोवाइड किया करते थे, किसके लिए, है ना, दे प्रोवाइडेड मॉडल्स क्या करने के लिए, चेंज लाने के लिए, है ना, अ रिफ्यूजी फॉर दोज हु वर एस्केपिंग, जिसको फ्रेंच पुलिस ने निकाल दिया हो, फ्रेंच पुलिस से प्रताड़ित व्यक्ति हो, है ना, उसको वो शरण देते थे। ठीक है, और ऐसी लोकेशन थी जहाँ पे लार्जर यानी वाइडर एशियन नेटवर्क ऑफ रेवोल्यूशनरीज, यानी कि एशियन रेवोल्यूशनरीज का जो टोटल एशियन नेटवर्क अगर हम बात करें एशिया के अंदर, तो वो एक ऐसी लोकेशन वहाँ पे प्रोवाइड कराते थे। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी आ गई है और फर्स्ट डेकेड अगर हम देखें पहले 10 साल में, गो ईस्ट मूवमेंट, क्या बोल रहे हैं, गो ईस्ट मूवमेंट बिकम पॉपुलर। तो गो ईस्ट मूवमेंट क्या हुआ दोस्तों, पॉपुलर हुआ। ठीक है, and in 1907 and 08 some 300 Vietnamese students went to Japan to acquire modern education। ठीक है, तो मॉडर्न एजुकेशन लेने के लिए 300 वियतनामीज स्टूडेंट्स जो हैं 1907 और 8 में जापान चले गए। ठीक है, एंड फॉर मैनी ऑफ देम द प्राइमरली ऑब्जेक्टिव वाज टू ड्राइव आउट द फ्रेंच फ्रॉम वियतनाम। ओके, तो उनमें से कुछ लोगों का तो बिल्कुल ये दृढ़ निश्चय ही था कि भाई हमको क्या करना है, हमको, हम इसलिए शिक्षा लेने जा रहे हैं वहाँ पे कि हमको यहाँ पे फ्रेंच लोगों को यहाँ से निकालना है वियतनाम से किसी भी तरीके से। ओके, एंड ओवर थ्रो द पपेट एम्परर एंड री एस्टेब्लिश द न्यूगियन डायनेस्टी दैट हैड बीन डिपोज्ड बाय द फ्रांच। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि पपेट एम्परर हुआ करते थे। ठीक है, तो इनको हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, जो हमारे हैं
उनको निकालना है और रीस्टेब्लिश करना है किसको, न्यूग्यान, जैसा ग्वान डायनेस्टी थी दोस्तों वियतनाम के अंदर पहले, है ना, फ्रेंच के आने से पहले थी, तो उसको क्या करना है, रीस्टेब्लिश करना है, जो उसके दो फ्रेंच के द्वारा निकाल दी गई थी, फ्रेंच के द्वारा उनकी सत्ता छीन ली गई थी, ठीक है। एंड दीज नेशनलिस्ट लुकिंग फॉर फॉरेन आर्म्स एंड हेल्प, तो ये नेशनलिस्ट लोग जो थे, ये स्टूडेंट्स जो थे, ये दोस्तों क्या है, फॉरेन आर्म्स और हेल्प के लिए देखने लगी, कहीं से हथियार मिल जाए, कहीं से कोई मदद मिल जाए, है ना, इस चक्कर में। एंड दे अपील्ड टू द जापानीज एज फेलो एशियंस। ओके, तो फेलो एशियंस के तहत उन्होंने क्या बोला दोस्तों, फेलो एशियंस के तहत उन्होंने जब ये बोला जापानीज को कि आप क्या करिए, हमें ये सब दीजिए, अपील की उन्होंने एक तरीके से जापान के सामने। ओके ओके, तो फेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों, साथी होता है, ठीक है, साथ वाला दोस्त मतलब, ठीक है। चलिए, एंड जापान हैड मॉडर्नाइज्ड इटसेल्फ एंड हैड रेजिस्टेड कॉलोनाइजेशन बाय द वेस्ट, तो जापान ने ऑलरेडी मॉडर्नाइज्ड जापान हुआ हुआ था, ठीक है, और वहाँ पे जो कॉलोनाइजेशन चल रहा था उसको ऑलरेडी जापान ने पहले रेजिस्ट किया हुआ था, ठीक है ना, वहाँ से कॉलोनाइजेशन हट चुका था, ठीक है, इसीलिए। एंड बिसाइड इट्स विक्ट्री ओवर रशिया इन 1907, ठीक है, तो 1907 में जो रशिया के ऊपर उसकी जीत हुई थी उसके साथ, एंड proved its मिलिट्री कैपेबिलिटीज। ओके, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज जो है जापान ने वो प्रूव की थी। एंड वियतनामीज स्टूडेंट एस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ रीस्टोरेशन सोसाइटी इन टोक्यो, बट आफ्टर 1908 द जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर clamped down on them. Okay, many included Fan Boichou were deported and forced to seek exile in China and Thailand। तो क्या होता है, इन्होंने बड़े अच्छे से बनाया होता है क्या, रिस्टोरेशन सोसाइटी, ठीक है, कहाँ के अंदर, टोक्यो के अंदर, ठीक है, 1908 के अंदर। लेकिन यहाँ पे जापान की जो मिनिस्ट्री होती है इंटीरियर, यानी कि अंदर के मामले देखने वाली, जापान के अंदर के मामले देखने वाली जो मिनिस्ट्री होती है, वो वहाँ पे ताला डाल देती है, उसके यहाँ उनको बंद कर देती है ना। और जब बंद कर देती है, और अगर साथ में देखा जाता है जैसे फाउंग बोई छाऊ, है ना, फांग बोई छाऊ, ये क्या कर देते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि देश निकाला दे दिया जाता है, और देश से निकाल के कहाँ, उनको चाइना और थाईलैंड भेज दिया जाता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड डेवलपमेंट्स इन चाइना ऑल्सो इंस्पायर्ड वियतनामीज नेशनलिस्ट, है ना, तो चाइना में जो डेवलपमेंट हो रहे थे, इन्होंने भी इनको बहुत आकर्षित किया, किसको, वियतनामीज को, ठीक है। एंड इन 1911 द लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड मोनार्की इन चाइना वाज ओवरथ्रो बाय अ पॉपुलर मूवमेंट अंडर सून यात सेन, ठीक है, तो वही है 1911 में, फिर वही है ना, कि जो बहुत दिनों से चाइना में भी जो मोनार्की चल रही थी, उसको इन्होंने क्या कर दिया, एक पॉपुलर मूवमेंट लाके बढ़िया निकाल दिया देश से बाहर, है ना, उसको निकाल सत्ता से बाहर कर दिया, ठीक है, और फिर ये आज़ाद हो गए, ठीक है ना। तो किसके द्वारा, सून यात सेन। ओके, सून यात सेन जो है वो यहाँ पे इनकी लीडरशिप में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, ठीक है। एंड रिपब्लिक वॉज सेटअप, तो वो रिपब्लिक बन गया, ठीक है ना। एंड इंस्पायर्ड बाय दीज डेवलपमेंट्स, ओके, इन डेवलपमेंट से इंस्पायर्ड होकर वियतनामीज स्टूडेंट्स ने क्या किया, वियतनामीज स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड द एसोसिएशन फॉर द रीस्टोरेशन ऑफ वियतनाम, वियतनाम क्वान फुक होई, ये इसका वियतनामीज में नाम है। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, द एसोसिएशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम, ठीक है, इसी से क्या होकर, चाइना से प्रेरित होकर। फिर नाउ द नेचर ऑफ एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंस मूवमेंट चेंज्ड। ओके, तो इसका नेचर चेंज हो गया था, जो एंटी फ्रेंच इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स हुआ करते थे, उनका जो चेहरा है, नेचर है, प्रकृति है, वो चेंज हो गई थी। द ऑब्जेक्टिव वाज नो लॉन्गर टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बट अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए नहीं लड़ रहे थे, अब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या भाई, कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा लेकिन मोनार्की भी चलती रहेगी, बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में मोनार्की खत्म हो जाएगी, ठीक है, ये इनका कहना था। ओके, सून हाउ एवर
एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट इन वियतनाम केम अंडर अ न्यू टाइप ऑफ लीडरशिप। तो इसी तरीके से एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट जो है वियतनाम के अंदर शुरू होते हैं और वहाँ पे एक नई टाइप की लीडरशिप जो है वो उभर भर के आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था किसका, फिर देखिए ये कार्टून बनाया हुआ है ओके वियतनामीज नेशनलिस्ट का। ओके, वियतनामीज नेशनलिस्ट का दिख रहा है आपको, ठीक है। चेजिंग कर रहे हैं ये इंपीरियलिस्ट हैं और ये इनके पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्टून के द्वारा आपको दर्शाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने ये किया। अब जो हम अगली क्लास में करेंगे वो करेंगे कम्युनिस्ट मूवमेंट, द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। जो उसके बाद वियतनाम के अंदर जो नेशनलिज्म आया वो हम यहाँ पे देखेंगे, और कम्युनिस्ट मूवमेंट जो वहाँ पे चले उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। हिस्ट्री का चैप्टर 1, ज्योग्राफी का चैप्टर 1-2, पॉलिटी का चैप्टर 1-2, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1-2 ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है, तो कृपया वो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।